हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को मेरे मुंह से गुड इवनिंग सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा तो मैं गुड आफ्टरनून बोलती हूँ। आज बच्चों आपकी 2 बजे जो क्लास थी उस समय क्लास नहीं हो पाई थी। पता नहीं मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हमारी जो सोसाइटी है वहां पे इंटरनेट की वायरिंग चेंज हुई थी और मैंने सुबह से देखा नहीं था कि इंटरनेट चल नहीं रहा है। और क्लास में मैं आगे थी स्टूडियो में क्लास करने, बाद में मुझे पता चलता है कि भैया आज तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने कहा क्लास ऑफ नहीं करेंगे, वायरिंग चेंज हो गई थी, तो मैंने कहा शाम को 7 बजे क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो वैसे आपकी बैच की टाइमिंग 2 बजे ही रहेगी। कल भी आपकी क्लास होगी। कल शनिवार है, वैसे मैं शनिवार को क्लास जनरली लेती नहीं हूँ, लेकिन इस वीक में आपकी क्लासेस कम हो पाई है, तो कल भी आपकी क्लास रहेगी 2 बजे। लेकिन भैया आज जो है वो आज 2 बजे की जगह आज शाम को 7 बजे क्लास लगवा ली थी मैंने कहा चलो क्लास करेंगे, चाहे आपकी क्लास लेट हो जाए, लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि मंडे से आपकी होली की छुट्टियां हैं। हाँ, कल क्लास होगी, आज और कल आपकी क्लास होगी। उसके बाद सोमवार से आपकी होली की छुट्टी रहेंगी। 1, 2, 3, 4 तारीख तक छुट्टी रहेंगी। 5 तारीख को वापस आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, शुरू करें अपनी आज की क्लास। हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। कल हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, डाइजेशन किसको बोलते हैं, डाइजेशन होता किसका है, करवाता कौन है। तो फटाक से मेरा एक क्वेश्चन का आंसर कर दो कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर क्या है, एंजाइम्स की प्रकृति क्या है, आप क्या बोलोगे बताओ? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनका नेचर क्या है, वो प्रकृति से क्या है, तो कल हमने पढ़ा था एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एंजाइम्स का नेचर क्या है, नेचर से पूछ रहे हैं वो किसका बना हुआ है, तो आप क्या करके आएंगे, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है ना? चलिए शुरू करें अब। उसके बाद हमने कहा था कि भैया हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आहार नाल कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर लंबा पाइप होता है। दूसरी तरफ हमने पढ़नी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, वो ग्रंथियां जो डाइजेशन में काम आती हैं। अब हम शुरू करेंगे कहां से, एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हो जाती है, माउथ से। अच्छा, इसको माउथ भी बोलते हैं, माउथ कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है, आप आ करोगे तो ये जो अंदर वाला जो कैविटी है जो खाली जगह पड़ी होती है, इसी को बकल कैविटी कहते हैं। और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो डाइजेशन आपका माउथ से, मुंह से या बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। यहीं से डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि जो पाचन है वो कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो ऑप्शन में आपसे लिखा हुआ मिल सकता है बकल कैविटी, माउथ कैविटी या माउथ। तो मुंह से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहां से हो जाती है, माउथ कैविटी या बकल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। जी मैम। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट में, मैम डाइजेशन माउथ से क्यों शुरू हो जाता है? हमारे मुंह में है दांत, और दांत क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और हमने कल पढ़ा था कि जो खाना होता है उसके बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही डाइजेशन है। तो आप कह सकते हो कि हमारे मुंह में दांत होते हैं और दांत क्या करते हैं, फूड की कटिंग कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं डाइजेशन जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। अब मुंह में हमें क्या क्या पढ़ना है, माउथ में हमें 3 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 1 पे पढ़ना होता है टीथ, दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे में कौन सा दांत होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के। हाथी की सूंड होती है, उसके बाहर निकले हुए जो दांत होते हैं वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं, अकल की दाढ़ कौन सा दांत होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। और 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे माउथ में टंग, जीभ। जीभ कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं उस खाने का टेस्ट महसूस करवाती है। अब जानते हैं हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग टेस्ट महसूस होता है, क्यों होता है, कौन महसूस करवाता है, वो पढ़ेंगे। और 3 नंबर पर सी पे हम पढ़ेंगे यहां पर सैलाइवा, लार। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर हर दिन लार बनता है। तो ये लार कैसे काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या योगदान होता है उसका, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है जी मैम। तो शुरू करें हम 1 नंबर पर। सबसे पहले पढ़ेंगे दांत, दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, फिर पढ़ेंगे टंग, फिर पढ़ेंगे सैलाइवा।
ठीक है बच्चों, मैम बीएसएससी सीएजीएल के लिए काफी है, काफी से भी ज्यादा काफी है, कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। चुन्नू जी आ जाओ, नंबर 1 पे लिखेंगे टीथ, दांत। सबसे पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। जी हां, ओडोंटोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम दांतों के बारे में स्टडी करते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स जो इस ब्रांच पे स्टडी करते हैं, आगे चलकर जो टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। अगर आपके दांत में कभी कीड़ा लगा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, तो वो शाखा जिसके अंदर आप दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम कितने दांत होते हैं? जब बात करते हैं दांत, तो बेटा दांत जो है उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऐसे दांत जो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? अस्थायी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के दांत आते हैं कुछ, फिर वो टूट जाते हैं, फिर वापस उसके नए आते हैं, तब जाकर क्या बनते हैं? उसके परमानेंट टीथ बनते हैं। परमानेंट का मतलब होता है बेटा स्थायी दांत जो अब नहीं टूटेंगे। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछे टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं तो आप आंसर क्या करके आओगे? 20। हाँ जी बच्चों, छोटे बच्चे के अंदर 20 दांत आते हैं जिनको आप दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। छोटे बच्चे में 20 दांत आएंगे, फिर वो 20 दांत टूट के गिर जाएंगे, फिर वापस 20 आएंगे, फिर प्लस 12 आएंगे, तो टोटल परमानेंट टीथ कितने बन जाते हैं? 32 बन जाते हैं, 32 दांत बन जाते हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों में 28 दांत हैं, कुछ बच्चों में 30 हैं, कुछ में 32 हैं। मैम ऐसा क्यों? अभी बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो आपसे पूछे टेम्परेरी टीथ या दूध के दांत कितने आते हैं बच्चे में? 20 आते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या कि बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं, आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करो। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में 20 दांत आए, फिर वो 20 दांत टूट गए, फिर वापस आए, है ना? तो हमें जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं बेटा, ट्वाइस 2 बार आते हैं। अब 32 माइनस 20 कितना बचा? 12। तो 12 दांत जो होते हैं वो हमें 1 बार आते हैं। तो अगर पूछे 20 दांत 2 बार आते हैं और 1 बार हमें जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 12। और जब ये टोटल करोगे तो आप कितने हो जाएंगे? 32। तो इन्हीं 32 दांतों को आप परमानेंट टीथ कहते हैं, आप स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब हम पढ़ेंगे दो बार आते हैं 20 दांत और 12 दांत आते हैं 1 बार जीवन में। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। कितने प्रकार के दांत होते हैं? अरे मैम दांतों के भी प्रकार होते हैं। जी हां, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार क्या हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? हम दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। बस एग्जामिनर के यहीं से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो 4 भागों में बंटे हुए होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स अभी आपको फोटो दिखाएंगे, हिंदी में बोलते हैं कृतक दांत। नंबर 2 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनाइंस, कैनाइंस, और हिंदी में कहा जाता है रदनक टीथ। और नंबर 3 पे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, और हिंदी में कहा जाता है अग्र चवर्णक। अग्र संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आगे, और चवर्णक शब्द का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, चवर्णक शब्द का मतलब होता है चबाने वाले। और जो चौथे होते हैं उनको बोलते हैं हम मोलर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं आपको लिखवा दे रही हूं, लेकिन एग्जाम में जब भी आता है मोलर को हिंदी में मोलर ही टाइप कर देता है। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब सबसे पहले आपको जानना है ये इंसिजर्स कौन से होते हैं। जब आप स्माइल करते हैं, स्माइल करो, 4 ऊपर वाले जबड़े के, 4 नीचे वाले जबड़े के ये जो दांत है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको हम इंसिजर्स कहते हैं, है ना? तो लिख दो, इंसिजर्स की संख्या कितनी होती है? नंबर्स में कितने होते हैं? 8 होते हैं इंसिजर्स। अभी आपको दिखाएंगे और अच्छे से। इंसिजर्स के बगल में ये वाला दांत, ये वाला दांत, ये वाला दांत, ये वाला दांत, ये सबसे नुकीले दांत होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइंस। कैनाइंस की संख्या पूछे तो आप 4 करके आना। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? यहां वाले होते हैं प्रीमोलर्स, इनकी संख्या होती है 8।
और मोलर्स कितने होते हैं 12, तो टोटल करोगे तो कितने दांत हो गए मैम 32 दांत हो गए। अब मैम कैसे होते हैं हमें दिखाइएगा, किसको इंसीजर बोलेंगे, किसको प्रीमोलर बोलेंगे, किसको कैनाइन बोलेंगे। तो एक फोटो दिखाती हूं, इस फोटो में समझने की कोशिश करो। ये आपके दो जबड़े हैं, दो जबड़े होते हैं, जी हाँ, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में है, 16 ही दांत नीचे वाले जबड़े में है। अब इंसीजर्स कौन से होते हैं वो समझो, 1 2 3 4 ये इंसीजर है। ठीक है, ऐसे ये नीचे वाले 1 2 3 4 ये इंसीजर्स हैं। इंसीजर्स को डिनोट किया जाता है आई से, आई फॉर इंसीजर्स। अब इंसीजर्स के बगल में देखो, ये वाला दांत, ये वाला दांत, ये वाला दांत, ये वाला दांत, इनको बोलते हैं कैनाइन। 2 नीचे वाले जबड़ों में, 2 ऊपर, कुल कितने हो गए 4, ये कैनाइन्स हो गए। अब प्रीमोलर्स कौन से होते हैं, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल कितने हो गए 8। प्रीमोलर्स को डिनोट किया जाता है पीएम से, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रीमोलर्स है। और लास्ट में आपके ये देखो 3 3 3 3, 6 ऊपर 6 नीचे, ये क्या होते हैं मोलर्स। तो इस तरीके से आपके दांत होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके दांत होते हैं। इंसीजर्स को आई बोलते हैं और कैनाइन को सी बोलते हैं, प्रीमोलर्स को पीएम से लिखते हैं, मोलर्स को एम से लिखते हैं। अब और अच्छे से दिखाऊं तो ये देखो आपके दांत, ये वाले दांत इंसीजर्स ऐसे होते हैं, कैनाइन्स ऐसे होते हैं, प्रीमोलर्स ऐसे होते हैं और मोलर्स ऐसे होते हैं। इन्हीं मोलर्स को आप दाढ़ कहते हो, बोलते हो ना मेरे में दाढ़ आ रही है, अकल की दाढ़ आ रही है, वो यही होते हैं मोलर्स, राइट। अब सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया जो सबसे फ्रंट वाले दांत होते हैं और बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, तो इंसीजर सबसे पहले आते हैं। आप इस चीज को नोट करो, इंसीजर्स को कहते हैं हम स्माइल टीथ। जब आप स्माइल ही करते हैं, जब आप स्माइल देते हैं तो सामने वाले को 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे के दांत दिखते हैं, उन्हीं को इंसीजर्स कहते हैं। और ये जो इंसीजर्स है प्यारे बच्चों, ये बच्चे में सबसे पहले आते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, उसमें सबसे पहले आगे के दांत आते हैं, है ना। दादी नानी तो बोलती है खरगोश के दांत आ गए। और अगर आपसे पूछे सबसे लास्ट में कौन से आती हैं, ये दाढ़ें आती हैं सबसे लास्ट में, तो मोलर्स जो होते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे अंतिम में आते हैं ये वाले दांत। 2 क्वेश्चंस आप तैयार कर लिए जी मैम। अब बात ये है कि मैम इंसीजर्स आखिर करते क्या हैं, क्या काम करते हैं इंसीजर्स। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दांतों के कुछ काम होंगे। और इंसीजर्स का काम क्या होता है, इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड। ये कटिंग करता है फूड की। कटिंग का मतलब क्या होता है, काटना। किसको काटना, भोजन को काटना, भोजन को काटना, भोजन को काटने का काम करता है। उसके बाद कैनाइन्स का काम होता है बेटा चीर फाड़ करना, टीयरिंग का काम। टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना। जब भी आप चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं, बोतल का ढक्कन खोलते हैं, तो इस दांत से खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो दांत है ना बेटा, ये सबसे नुकीला दांत होता है, ये सबसे नुकीला होता है, ये शार्पेस्ट टीथ होता है। इसका ये जो कोना होता है नीचे का, ये नुकीला होता है, इसी से आप चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं, बोतल का ढक्कन खोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा दांत है वो सबसे शार्प होता है या नुकीला होता है, आंसर करके आएंगे कैनाइन, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जीव जंतु, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जिनको हम मांसाहारी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा अपने कौन से दांतों को उपयोग में लेते हैं, तो सबसे ज्यादा वो कैनाइन्स को लेते हैं। हमारे कैनाइन्स तो इतने ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं, लेकिन जो मांस खाते हैं, शेर, चीता, बाघ, ये सब अपने नुकीले दांतों से ही मांस फाड़ देते हैं, हड्डियां तक फाड़ देते हैं, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स के क्या होते हैं, सबसे ज्यादा आप बताओगे कैनाइन्स जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछता है कि भाई जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के दांत को उपयोग में लेते हैं, कैनाइन्स को लेते हैं, ठीक है जी मैम। तो कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग, चीर फाड़ करना, राइट। उसके बाद जब प्रीमोलर की बात करते हो, प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, खाने को और छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देगा, पीस देगा। जैसे आप मिक्सी में पीसते हैं, वैसे आपके दांत जो होते हैं ना, वो खाने को आपके मुंह में और छोटा छोटा बारीकी से तोड़ देता है, तो इसको हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला मोलर क्या करता है, ये और छोटा तोड़ देता है, आपकी दाढ़ें होती हैं वो और छोटा खाने को पीस देती हैं, और प्लस ये मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्स कर देना।
किसके साथ मिक्स कर देना? मुंह में क्या होता है? सलाइवा, लार। लार के साथ भोजन को मिक्स करने का काम आपके मोलर्स का होता है। मोलर्स क्या करते हैं? मोलर्स आपके जो लास्ट वाले दांत होते हैं, दाढ़, वो खाने को और छोटे टुकड़ों में पीस देगा और साथ में सलाइवा यानी लार के साथ आपके भोजन को मिक्स कर देते हैं। तो पूछे कौन सा दांत कटिंग करता है, कौन सा दांत बाइटिंग करता है? बाइटिंग, टीयरिंग, कैनाइंस करते हैं। पीसता कौन है और सलाइवा के साथ मिक्स कौन करता है? आपको याद रखना पड़ेगा। इंसिजर्स की संख्या कितनी है? 8। कैनाइंस की संख्या कितनी है? 4। प्रीमोलर्स कितने हैं? 8। मोलर्स कितने हैं? 12। मैंने टोटल आपको बता दिए हैं कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? इंसिजर। सबसे लास्ट में कौन से आते हैं? मोलर्स आते हैं। जी मैम। अब बात करेंगे बेटा किसकी? छोटे बच्चे के दूध के दांतों की, टेम्परेरी टीथ की। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो दूध के दांत होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में मिल्क टीथ बोलते हैं और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। और इन्हीं को हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? हम इनको जान सकते हैं टेम्परेरी टीथ। ये टेम्परेरी है भैया, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए है और उसके बाद 7-8 साल का बच्चा होता है तो ये टूट जाते हैं। कितने होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 20 होते हैं दूध के दांत, तो अब एग्जामिनर पूछता है इस 20 में इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं? तो आपको बताना है छोटे बच्चे के दूध के दांतों में आई फॉर, बोलो आई फॉर इंक नहीं, इंसिजर्स। इंसिजर्स की संख्या होती है 8। कैनाइंस की संख्या छोटे बच्चे के अंदर 4 होती है और छोटे बच्चे के अंदर पीएम यानी प्री मोलर 0 होता है। और मोलर्स कितने होते हैं? एम यानी मोलर्स की संख्या 8 होती है, तो कुल 20 हो गए। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप आंसर कर सकते हो। अगर मैं पूछ लूं छोटे बच्चे में या दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा? दूध के दांतों में प्री मोलर नहीं होता है। और ये सबसे ज्यादा सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 से 6 बार। एसएससी सीजीएल का एक पेपर होता है, हाँ जी मैम होता है, उसमें पूछा हुआ का क्या? उसमें पूछा था कि भाई जो चाइल्ड होता है यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे में दूध के दांत होते हैं। जी मैम। तो छोटे बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता? तो आप क्या करके आओगे? प्रीमोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड, यानी कि छोटे बच्चे में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। जब वो बड़ा होता है तब उसमें प्रीमोलर आते हैं, तब उसमें प्रीमोलर आते हैं। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले मोलर्स की संख्या एक छोटे बच्चे में कितनी है? 8 है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना? प्रीमोलर्स 0 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बात करते हैं बच्चों इन दांतों के डेंटल फॉर्मूले की। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो ध्यान से। कभी जिंदगी में काम नहीं आते हैं डेंटल फॉर्मूला किसी के, बस एग्जामिनर पूछता है तो हमें पढ़ाना पड़ता है। डेंटल फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र। अब ये डेंटल फॉर्मूला होता क्या है बेटा? इन दांतों का ना एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। कैसे बनता है वो समझो। अगर मैं आपसे पूछूं एक अडल्ट पर्सन का डेंटल फॉर्मूला क्या है? अडल्ट का मतलब है भाई एक वयस्क पर्सन जिसकी उम्र 18 साल की है, या 18 साल तो मिनिमम है ही है, उसी को अडल्ट बोलते हैं। जी मैम, है ना? हाँ, प्रीमोलर का बातें भी बताएंगे, स्टडीज ही रुक जाइए, है ना? तो जब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, डेंटल फॉर्मूला बनता कैसे है? आपके 2 जबड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत है, नीचे वाले जबड़े में 16 दांत है। इन दोनों जबड़ों में एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, तो कितने चैम्बर बन गए? ऐसे 4 चैम्बर बन गए। जी मैम, है ना? अब मुझे बताओ इंसिजर्स कितने होते हैं? टोटल 8 हैं, तो इन 4 भागों में बंट जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 2 2 2। कैनाइंस कितने हैं? 4, तो 1 1 1 1। प्रीमोलर्स कितने हैं? 8, तो 2 2 2 2। और मोलर्स कितने हैं? 12, तो कितने हो जाएंगे? 3 3 3 3 3। ये लो, ये डेंटल फॉर्मूला है। लिख दीजिए, डेंटल फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा तो 2 1 2 3 और 2 1 2 3 करके आएंगे, इंटू 2 कर देंगे तो इज इक्वल टू 32 हो जाएंगे। अब ये उस इंसान का डेंटल फॉर्मूला है जिसमें कुल 32 दांत हैं। अगर मैं आपको पूछ लूं कि भैया डेंटल फॉर्मूला बताओ किसका? चाइल्ड का, यानी बच्चे का डेंटल फॉर्मूला बताओ। बच्चा है एक छोटा बच्चा जिसके अंदर 20 दांत है,
उसका डेंटल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो मुझे उम्मीद है आप लोग बता देंगे। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो मुझे बताइए, बच्चे में कुल कितने दांत हैं? 20 दांत हैं। तो उसी 4 भागों में बांट दो ऐसे। 20 में से अभी मैम ने पढ़ाया इंसीजर्स कितने हैं? 8। तो 2 2 2 2। कैनाइंस कितने हैं? 4। तो 1 1। प्री मोलर होता ही नहीं है तो 0 लगा दो। मोलर 8 होते हैं तो 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो। तो कैसे बनेगा छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला? 2102 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ये लो, ये छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला है। अगर पूछे बड़े इंसानों का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123 21 23 21 23 याद कर लेना। छोटे बच्चे का क्या है? 2102 2102। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंसीजर को, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और ये जो है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है ना? और ये किसको कर रहा है? पीएम को, यानी प्री मोलर को। और ये किसको कर रहा है? एम को। तो बस आई सी पी एम एम ऐसे डिनोट कर देते हैं। डेंटिस्ट लोग इस कोड में बात करते हैं। जब भी आप देखोगे हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो अगर कोई आपकी दांत की सर्जरी वर्जरी हो रही है तो वो आई सी पी एम ऐसे लिख के रखता है और इससे रिकॉर्ड करते हैं ये लोग आपस में। ठीक है, याद कर लोगे डेंटल फॉर्मूला। कहीं नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, बाकी जिंदगी में कोई काम नहीं आता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है तो भैया हमें करना पड़ता है, राइट? जी मैम। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि किसी इंसान में 28 दांत हैं, किसी में 30 दांत हैं, किसी में 32 दांत हैं। आखिर मैम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप में आते हैं 4 दांत विजडम टूथ। विजडम टूथ जिसको हम क्या बोलते हैं? अकल की दांत बोलते हैं बेटा। कहते हैं ना इसकी अकल की दांत नहीं आई। ये अकल की दांत कितनी आती हैं? 4 आती हैं। अगर आपने एक भी नहीं आया अभी तक तो आप में 28 दांत हैं, और 2 आ गए तो 30 हैं, और चारों की चारों आ गई तो आप में 32 दांत हैं। तो बताओ आप में कितने दांत हैं? किस किस में अकल की दांत आ गई है? सेट में आते हैं ये, 2 एक बार आएंगे, 2 एक बार आएंगे। ठीक है, सेट में आते हैं। ठीक है, याद कर लोगे? जी मैम। विजडम टूथ टोटल 4 होते हैं। और विजडम टूथ किस प्रकार के दांत हैं? एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है अकल के दांत किस प्रकार के दांतों में शामिल हैं? तो अकल के दांत क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। अरे भाई ऐसे ही याद कर लो। आपको कब आते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन से दांत होते हैं? मोलर्स। तो अकल की दांत कौन से प्रकार के दांतों में शामिल है? मोलर्स में। आपको अभी 8 ही मोलर हैं, अगर आप में एक भी अकल की दांत नहीं आई है तो। ठीक है, तो अकल की दांत जिसको थर्ड सेट ऑफ मोलर कहा जाता है, और आप याद रखिएगा ये मोलर्स प्रकार के दांतों में शामिल हैं। अब बेटा इसको अकल की दांत क्यों कहते हैं? इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर मैम क्यों कहते हैं अकल के दांत? क्योंकि ये आपको आते हैं 18-20 साल के बाद। और भैया 20 साल तक आप मानते हैं कि मैच्योर हो गए हैं? जी मैम। देखो बाकी के दांत अब छोटे बच्चे थे, इमैच्योर थे, तब आ गए। अब मैच्योर हो गए तो आप में दांत आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको अकल की दांत सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि भैया आप मैच्योर होने के बाद आते हैं आप में। किसी किसी में 20 साल में आते हैं, किसी में 22 साल में आते हैं, किसी में 28 साल में आते हैं, किसी में 30 साल में आते हैं, लेकिन 30 तक आ जाते हैं सब में। तो 30 तक तो आप मैच्योर हो गए हो, आधी जिंदगी निकल गई है, इसलिए इनको अकल की दांत कहते हैं। बाकी इनका अकल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप में नहीं आए तो आप में अकल नहीं है, किसी में आ गए तो बहुत ज्यादा अकल आ गई है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? अब बेटा ये जो विजडम टूथ होते हैं इनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनको साइंस कंसीडर करती है वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं हैं, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। साइंस कहती है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कोई काम की नहीं है। और आपने चार्ल्स डार्विन की एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक कहानी पढ़ी होगी कि जो ऑर्गन्स काम में आते हैं उनकी ग्रोथ होती है, और जो ऑर्गन्स काम में नहीं आते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो।
कि हमारे जो अकल के दांत होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वो अवशेषी अंग होते हैं। कौन से दांत? मोलर्स। कौन से मोलर्स? ये 4 मोलर्स। और अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। अब मैम, क्या अकल के दांत के अलावा कोई और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं है? जी हाँ, कुल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में। लिखो साइड में। साइड में क्यों लिखना है? क्योंकि चैप्टर से हटके है थोड़ा सा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इधर लिखो, ह्यूमन बॉडी में कुल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बेटा। समझ गए ना वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हाँ जी मैम, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स जो हैं लेकिन किसी काम की नहीं है, और साइंस कहती है आज से हजारों साल बाद ये लुप्त हो जाएंगे, है ना? कोई काम नहीं है। जी हाँ, इनका कोई कार्य नहीं है। अब सुनो जरा मेरी बात। क्या? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हो गया विजडम टूथ। कितने? 4। अकल की दांत कोई काम है क्या? नहीं है मैम। आप खुद सोचो ना, आपको 30 साल तक नहीं आई, क्या इनके बिना आपका काम नहीं चल रहा था? क्या चल रहा है? ये आ गए तो ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। तो विजडम टूथ को हम, अकल की दांत को हम अवशेषी अंग मानते हैं। ठीक है। दूसरा, साइंस कहती है आपके बॉडी हेयर्स, आपके शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो किसी काम के नहीं हैं। ऐसा साइंस कहती है कि हमारे बॉडी पर जो शरीर के बाल हैं वो किसी काम के नहीं हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसीडर करने लग गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा बताएंगे बॉडी हेयर्स के बाद, आउटर ईयर। आउटर ईयर का मतलब होता है बाहरी कान का हिस्सा। बाहरी कान का हिस्सा जिसको हम पिन्ना कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, इसका नाम होता है पिन्ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होता है, पिन्ना। मैम ये पिन्ना क्या होता है? ये जो कान है ना, इसको पिन्ना कहते हैं। ये कान की मांस, वो कार्टिलेज है, उपास्थि है। ये किसी काम का नहीं है। अब आप कहोगे मैम इसमें तो लड़कियां इयररिंग्स पहनती हैं, चश्मा अटकाते हैं यहाँ पे। बेटा ये साइंस थोड़ी मानती है ये सारी चीजें। ये तो हमारे इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं भैया। इयररिंग्स पहनना है, मास्क यहाँ पे लगाते हैं, चश्मा यहाँ लगाते हैं, ये तो हमने बनाई है। आप देखो पुराने जमाने में लोगों के इतने बड़े बड़े कान होते थे, ये अब धीरे 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 ऐसे छोटे 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 छोटे, और एक जनरेशन ऐसे आएगी जिसमें ये गायब ही हो जाएंगे, किसी का भी नहीं होगा ये। तो ठीक है ना, जब किसी का नहीं है तो सब एक जैसे लगेंगे, है ना? जी मैम। चौथा आप बताएंगे बेटा अपेंडिक्स। कितने बच्चों ने अपेंडिक्स के बारे में सुना है कि फलाना इंसान का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना? अपेंडिक्स काट के डॉक्टर ने डस्टबिन में फेंक दिया। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी एक ऑर्गन होता है जो हमारी बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, किसी काम का नहीं है। आगे दिखाएंगे आपको अपेंडिक्स कैसा होता है, फिलहाल नाम सुनो। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं होता है जब इस अपेंडिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, फूल जाता है, इसके अंदर जहरीले पदार्थ आके जम जाते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स जम जाते हैं। तो डॉक्टर, आपको पेन होता है ऐसे लोअर एब्डोमिनल में, लेफ्ट साइड में, डॉक्टर कहता है भैया अपेंडिक्स फूल गया, इसको काटना पड़ेगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर इस अपेंडिक्स को काटता है और फेंक देता है। ठीक है। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है टेल बोन, पूंछ की हड्डी। हम सब बंदर थे पहले, अरे थे कि नहीं थे? हाँ जी मैम। बंदर थे तो हमारी एक पूंछ भी थी। हाँ जी मैम, ऐसे पूंछ थी। अब ये पूंछ जिस हड्डी से निकली हुई थी, ये पूंछ तो अब नहीं है हम लोगों में, लेकिन इस हड्डी से ऐसे पूंछ लगी हुई थी। अब ये पूंछ लुप्त होगी क्योंकि हम बंदर से इंसान बन गए। पूंछ गायब हो गई, लेकिन बेटा ये हड्डी आज भी है आपके अंदर, आज भी है। इसी को बोलते हैं टेल बोन, इसी को बोलते हैं पूंछ की हड्डी। तो ये जो 5 ऑर्गन्स हैं, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। कहने का मतलब है ये ऑर्गन्स हैं लेकिन भैया किसी काम के नहीं है। ठीक है। तो एग्जामिनर 4 ऑप्शन देके पूछे कौन सा एक अवशेषी ऑर्गन है, तो बता दोगे? हाँ जी मैम। अवशेषी अंगों में दांत कौन से होते हैं? मोलर्स। कितने होते हैं? 4। उनको हम नाम क्या देते हैं? विजडम टूथ नाम देते हैं। ठीक है जी मैम।
बात समझ में आई? दांत कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे में कितने होते हैं, दूध के दांत, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, इंसिजर्स कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, कौन से दांत सबसे नुकीले होते हैं, कौन से सबसे पहले आते हैं, कौन से सबसे लास्ट में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम आ गई। तो अब चलो अगली स्लाइड पे। अब नोट डालकर कुछ पॉइंट लिखते जाओ जो एग्जाम में आते हैं सीधा। मेरी क्लास में नोट का मतलब होता है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, हमारे दांत के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे दांतों के कुछ लक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण हैं? हमारे दांतों के 3 लक्षण हैं। तीनों नाम का मीनिंग समझ में आना चाहिए बस आपको। पहला है, हमारे दांत होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट को हिंदी में बोलते हैं विषम दंती। ठीक है, और दूसरे जो हमारे दांत होते हैं उनका कैरेक्टर होता है, दूसरा कैरेक्टर होता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। हमें दांत 2 बार आते हैं जिंदगी में। और जो तीसरे हमारे दांतों का लक्षण है वो होता है थीकोडोंट, और थीकोडोंट को बोलते हैं ग्रित दंती। ग्रित का मतलब होता है गड्ढा, दंती का मतलब दांत, गड्ढे में दांत धसे हुए होते हैं। हमारे दांत 3 लक्षण लेके बैठे हैं। क्या क्या लक्षण? हमारे दांत हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? हमारे दांत अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। हाँ जी मैम, कोई दांत देखो, आपको ये 4 दांत दिखा रही हूं, कोई लंबा ज्यादा है, कोई नुकीला ज्यादा है, कोई चौड़ा ज्यादा है, कोई और ज्यादा चौड़ा है। ऐसे दांत जो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, जो अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं। जिनके दांत एक जैसे होते हैं शेप में, उनको होमोडोंट बोलते हैं। जैसे चूहे के दांत हो गए, या फिर और भी बहुत सारे मछली के दांत होते हैं, वेल फिश वगैरह के होते हैं। आपको वो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है हमारे दांत हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया? हमारे दांतों की जो शेप एंड साइज है वो क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लिख लेना। हमारे दांत आकार और आकृति में अलग अलग होते हैं, तो इसी लक्षण को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले ह्यूमन टीथ का एक कैरेक्टर बताओ, तो आप क्या करके आओगे? ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट है। जी मैम, होमोडोंट नहीं है, हेटेरोडोंट है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो अगला। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है? डाइफायोडोंट का मतलब होता है हमें दांत जीवन में 2 बार आते हैं। हाँ जी, मैंने अभी तो पढ़ाया, एक बार जब आप छोटे बच्चे थे तब आप में दांत आए कितने? 20। फिर वो दांत टूट गए। अजीत जी, ओके अजीत, आपका नाम सुन लिया हमने ना। तो सुनो, जब आप छोटे बच्चे थे आप में 20 दांत आए, फिर वो 20 दांत टूट गए, 2 बार दांत आए ना आपको जीवन में। ठीक है, अब ऐसे प्राणी, ऐसे जानवर जिनको जिंदगी में एक ही बार दांत आते हैं, उन्हें मोनोडोंट बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? हमारे दांत गड्ढे के अंदर ऐसे धसे हुए होते हैं। एक सॉकेट है, देखो ये वाला सॉकेट, इस सॉकेट में एक दांत है, फिर दूसरा सॉकेट है, फिर तीसरा सॉकेट है, फिर चौथा सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर आपका ऐसे दांत है, ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं, है ना। जैसे ये स्विच लगते हैं तो एक सॉकेट बनता है, फिर स्विच लगते हैं उसके अंदर। ठीक ऐसे ही हमारे दांत गड्ढे में धसे हुए होते हैं, सॉकेट में धसे हुए होते हैं, तो इस कैरेक्टर को बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट। तो बताओ हमारे दांतों के लक्षण क्या क्या हो गए? हमारे दांत हेटेरोडोंट है जी, हमारे दांत डाइफायोडोंट है जी, और हमारे दांत थीकोडोंट है जी मैम। जी मैम, तो ये 3 लक्षण हैं हमारे दांतों के। बता दोगे? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जब मैं PYQ करवाऊंगी इस चैप्टर का, तो आप वहां पे देखोगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। RRB JEE का पेपर होता है, जी मैम, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले। हाँ जी मैम, चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनो। हाथी के दांत, आपने देखा होगा हाथी के दांत जो होते हैं, हाथी की सूंड देखिए, उस सूंड में 2 लंबे से दांत निकले हुए होते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं? तो हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो अपर जो इंसीजर्स होते हैं। अपर जो इंसीजर्स का मतलब होता है ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं। लिखिए, हाथी के ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतक। अरे हाथी के दांत
मुंह के अंदर जबड़ा है, जबड़े में इंसिजर है, तो एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, लेकिन कौन से जबड़े के हैं? ऊपर वाले के, ऊपर वाले के। ठीक है, और कितने होते हैं? 2। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग, काटने के अलग। जी हाँ, इंसिजर्स बाहर होते हैं, इंसिजर्स इतने ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं, काटने वाले दांत हाथी के मुंह के अंदर होते हैं, है ना। इसलिए कहावत भी है, हाथी के दांत दिखाने के अलग है, काटने के अलग है। दिखाने वाले कौन से? इंसिजर्स। कौन से जबड़े के हैं? ऊपर वाले जबड़े के। बता दोगे? जी मैम बता देंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बेटा आपका कभी दांत के अंदर कीड़ा वीड़ा लगा होगा? मैं भी बताऊंगी कीड़ा कैसे लगता है। तो दांत की अंदर की सफाई करके और एक मसाला भरा जाता है ना, भरा जाता है ना मसाला। बोलते हैं ना आज मेरे दांत में मसाला भर के कैप लगी है, तो वो मसाले के अंदर क्या भरा जाता है? जिसको टूथ फिलिंग कहते हैं बेटा। दांत के अंदर जो भराव होता है उसके अंदर कौन सा मसाला भरा जाता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। टूथ फिलिंग का मतलब है दांत भराव। अगर किसी के दांत में कीड़ा लग गया, बैक्टीरिया पनप गए बहुत दिनों तक और उसके दांत पूरे अंदर से खस गए, टूट गए, तो उसके अंदर डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, डेंटिस्ट क्या करता है? दांत की क्लीनिंग करके एक मसाला भर के ऊपर कैप लगा देता है। तो लो एग्जामिनर भाई साहब पूछते हैं कि भैया ये दांत के अंदर जो आपने भरा है मसाला, ये क्या मसाला है? तो ये भरा जाता है बेटा अमलगम का मसाला। मैम व्हाट इज अमलगम? व्हाट इज अमलगम? ये अमलगम जो है ये केमिस्ट्री में भी आएगा, ढंग से समझ लेना इसको। जब आप मर्क्यूरी धातु को, अमलगम का मतलब होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का मतलब होता है हिंदी में पारा, पारा धातु को किसी अदर मेटल के साथ मिक्स करते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको आप अमलगम कहते हैं। जब पारा धातु को किसी अन्य धातु के साथ मिला दिया, किसी अदर मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत कुछ होते हैं, और मिला के एक मिक्सचर बना दिया आपने, एक मिश्रण बना दिया, और इसी मिक्सचर को, इसी मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसी मिश्रण को कहा जाता है अमलगम। तो एग्जामिनर क्वेश्चन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रही हो, इतना डिटेल में तुम कहीं नहीं पढ़ोगे। बस मेरा मकसद यही है कि आप एक ही बार साइंस पढ़ो, फिर बार बार ना पढ़ो भैया। रिवाइज बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि हमारे दांतों के अंदर जो मसाला भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, उसको अमलगम कहते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अमलगम? जब भी मर्क्यूरी को हम किसी अदर मेटल के साथ मिक्स करके एक मसाला बनाते हैं, उसी को अमलगम कहा जाता है। जी मैम, चले आगे। हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, हमारे दांत की अगर आपसे पीएच पूछ ली जाए, दांत की पीएच या माउथ की पीएच पूछ ली जाए, आपसे पूछे द पीएच वैल्यू ऑफ माउथ, माउथ का मतलब मुख, या आपसे पूछ ले टीथ, टीथ, हमारे दांतों की पीएच का मान पूछ ले। क्या अभी आया है, आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया है। दांत की पीएच या मुंह की पीएच कितनी होनी चाहिए? 5.5 होनी चाहिए। और जब 5.5 से नीचे आ जाए, इससे नीचे पीएच का मान गिर जाए, तो हमारे दांत टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ डिके का मतलब होता है दांत सड़ना, गलना, मुंह से बदबू आना, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके का मतलब क्या होता है? दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। अरे दांत घिस घिस के टूटना शुरू हो जाएंगे। कब? अगर आपके माउथ की पीएच या दांतों की पीएच 5.5 से कम रही बहुत दिनों तक। ठीक है, आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जो आपने खाना खाया था रात को, तो आपके खाने की वजह से आपके दांतों के पीएच का मान क्या हो सकता है? कम हो सकता है। सुबह सुबह उठ के जब आप टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट जो होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। कॉलगेट वगैरह ये बेसिक नेचर की होती हैं, ये क्षारीय प्रकृति की होती हैं। अब आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। तो जैसे ही आपने ब्रश किया, टूथपेस्ट किया, तो यहां से बेसिक मीडियम आया, और आपकी दांत का पीएच जितना कम हुआ था वो ये बेसिक मीडियम वापस न्यूट्रल कर देगा, और आपके दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। आपके मुंह से बदबू आना, सड़ना सब ठीक हो जाता है। तो एग्जामिनर पूछे दांत के पीएच का मान कितना? 5.5 से कम होने से क्या हो जाता है? टूथ डिके, दांतों का क्षय, दांत खराब होना, दांत सड़ना, गलना, बदबू आना शुरू हो जाती है।
टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं? इसीलिए टूथपेस्ट बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जितना पीएच कम हुआ उसको सुबह वापस ब्रश करोगे तो वो बैलेंस हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ जी मैम। हम किसी के मुंह से बदबू क्यों आती है? क्योंकि बेटा वो ब्रश नहीं करता है, वो अपने माउथ का खाना खा के कुल्ला नहीं करता है, खाना खा के रात को ब्रश नहीं करता है, तो मुंह से बदबू आ जाती है भैया, इसीलिए आती है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं। सुना है आपने कि फलाना, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, चूरू जिले से। हमारे चूरू जिले में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे खारा पानी आता है, और खारे पानी से अगर आप बहुत दिनों तक पीते हो खारा पानी तो आपके दांतों में पीलापन आ जाता है। हाँ, तो एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर? जब आप पानी वाटर में मिनरल्स होते हैं, कितने बच्चे जानते हैं ये बात? जी मैम। वाटर में आयंस होते हैं? जी मैम। तो पानी में जब फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की मात्रा अगर पानी में कम हो जाए, कम का मतलब डिक्रीज हो जाए, तब बेटा आपके जो दांत है ना वो खराब हो सकते हैं। हाँ, क्या हो सकते हैं? दांत खराब हो सकते हैं। दांतों के लिए फ्लोरीन अच्छा होता है, दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा पानी पी लिया जिस पानी में फ्लोरीन बहुत ज्यादा है, जिस पानी में फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, इंक्रीज अमाउंट में फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयंस है। ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये पानी में फ्लोराइड आयंस की फॉर्म में होता है, याद रखना। अगर पानी के अंदर फ्लोराइड आयंस की संख्या बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? इसे कहा जाता है फ्लोरोसिस। इसे कहा जाता है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस का मतलब होता है बेटा आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, दांतों के ऊपर पीली लेयर चढ़ जाती है। फ्लोरोसिस का मतलब होता है येलो टीथ, दांत पीले हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो गुटखा तंबाकू खा के हो जाते हैं, है ना? देखा ना, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके दांत पीले रहते हैं, क्योंकि गुटखा तंबाकू में क्या होता है? टार होता है, वो टार जम जाता है, मुंह में बहुत देर तक रखते हैं, पान गुटखा जर्दा, तो वो पीले परत चढ़ जाती है भैया। राइट? हाँ जी मैम। तो आपको याद रखना है कि फ्लोरोसिस क्या होता है? जब पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयंस हो जाते हैं, जिसको हम खारा पानी कहते हैं। और ये खारा पानी जिस गांव में आता है उस गांव के सारे लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं। हाँ, हमारी मम्मी जिस गांव से बिलोंग करती है उस गांव में सारी औरतों के लगभग पीले दांत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो औरतें गुटखा तंबाकू खाती है, नहीं भैया, उनके यहाँ पानी खराब आता है, उनके यहाँ पानी ही खराब आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। पानी में कौन से आयन जरूरी है? हमें फ्लोराइड आयन जरूरी है। नेक्स्ट, अब ये तो बात होगी दांतों की, दांत कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब पढ़ लिया हमने। अब बात आती है मैम दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आखिर ये दांत दिखता कैसा है? तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, सारे आपको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। आखिर दांत किसके बने हुए होते हैं? हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं दांत किसके बने हुए होते हैं तो आप क्या बताओगे? चलिए आपको दिखाते हैं आपके दांत कैसे होते हैं। एक फोटो दिखाते हैं, फिर फोटो से आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। ये फोटो देखो, आप देख रहे हो? जी मैम, ये आपका दांत है। ये जो बाहर वाला सफेद भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं दांत का क्राउन पार्ट। ये क्राउन है। क्राउन कहां पहनते हैं? ताज कहां पहनते हैं? सर पे। अरे मिस इंडिया को क्राउन पहना जाता है कहां पे? सर पे। तो सर का मतलब क्या है? ऊपर। तो क्राउन का मतलब होता है ऊपरी भाग। तो ये हमारे दांत का ऊपर वाला भाग है, ये क्राउन पार्ट है। और इस क्राउन में ये जो हिस्सा है इसको डेंटिन कहा जाता है, ये वाला हिस्सा। और इस डेंटिन की जो सबसे बाहर वाली परत होती है वो इनामिल से बनी हुई होती है, उसी को हिंदी में दंत वल्क कहते हैं, इनामिल कहलाता है। और दांत का जो लोअर पार्ट होता है इसको रूट्स कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ों का मतलब है आपके मसूड़े। ये जो मसूड़े है ना आपके, ये जड़ वाले हिस्से में होते हैं आपके दांत। और इन दोनों के बीच में कैविटी होती है, एक खाली जगह पड़ी हुई होती है, ये वाला हिस्सा खाली है तो इसको पल्प कैविटी कहते हैं, इसको लुगदी गुहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लुगदी गुहा कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से ऑर्गन के अंदर पल्प कैविटी होती है? दांत में होती है। अब इस चीज को लिखोगे कैसे? तो आओ मैं आपको नोट करवाती हूं। हमारे दांत का जो अपर पार्ट होता है, अपर का पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? ऊपरी भाग को हम क्राउन पार्ट भी कहते हैं। ऊपरी भाग को हम क्राउन पार्ट भी कहते हैं। दांत का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम क्राउन भाग कहते हैं, और ये क्राउन जो है वो भाग है, इसका
नाम क्या होता है, इसी को हम डेंटिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेंटाइन, या इंग्लिश में डेंटाइन और हिंदी में डेंटिन कहते हैं। अब ये जो डेंटिन है, इस डेंटिन की सबसे बाहर वाली परत होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो बाहरी परत होती है, ये किससे बनी हुई होती है? डेंटिन की जो बाहरी परत होती है ये इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल। हिंदी में इनामेल ही कहते हैं, या हिंदी में कभी कभी दंत वल्क कहा जाता है। अब ये इनामेल जो है वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनामेल जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग या कठोर हिस्सा कौन सा होता है? इनामेल होता है। दांत हार्ड होते हैं, टच करो। हाँ जी मैम। क्यों होते हैं हार्ड? क्योंकि ये जो इनामेल होता है ये दो सॉल्ट से बना हुआ होता है। कौन से सॉल्ट से? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। और मैं आपको बता देती हूं, जहां जहां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होगा वो हमेशा हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। यही कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट आपकी हड्डियों में होते हैं, इसलिए आपकी हड्डियां भी क्या हैं? बहुत ज्यादा हार्ड हैं। ये लो, ये लो, है ना? आपसे पूछ ले एग्जामिनर, किसके सॉल्ट होते हैं हमारे दांतों में? तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम का कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉस्फोरस का कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये सॉल्ट हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण होते हैं। कौन से लवण? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है जी मैम। तो हमारे दांत का ऊपर वाला हिस्सा, जिसको क्राउन भाग कहते हैं, उसको जो डेंटिन नाम दिया गया है, डेंटिन की सबसे बाहर वाली परत इनामेल है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। इसको स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। आता है जी मैम। कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ जी। अब अगले पॉइंट पे लिखो कि हमारे दांत का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट का मतलब होता है निचला हिस्सा। दांत का नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूट पार्ट। दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको दांत की जड़ें कहते हैं, रूट्स कहते हैं बेटा। और ये जो रूट्स होती हैं ये किससे बनी हुई होती हैं? इनको हम बोलते हैं गम्स, मसूड़े। मसूड़े होते हैं बेटा ये। और ये मसूड़े किससे बने हैं? मांस से, मसल से बने हैं। और जब कभी आप बहुत तेज ब्रश करते हैं तो ये जो मसूड़े हैं इनके अंदर की सेल्स फट जाती हैं, जिससे आपको खून आना शुरू हो जाता है। क्यों आना शुरू हो जाता है? क्योंकि ये देखो फोटो, इस मसूड़े में ब्लड वेसल्स हैं। ये तो तेज ब्रश करोगे, दांत पे ब्रश करना था, मसूड़े पे नहीं करना था, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दबाजी है कि तुमने दांत के इस वाले हिस्से की जगह मसूड़े पे ब्रश लगा दिया। तो अगर हार्ड ब्रश है तो ये मसूड़े की सेल्स फट जाती हैं, मसूड़े फट जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, तो यहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। आपके दांतों के इस हिस्से से, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो सोच समझ के आराम आराम से ब्रश करना चाहिए। जी मैम। अब क्या होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से के बीच में, इस हिस्से में कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि हमारे दांत के अपर और लोअर पार्ट के बीच में एक खाली जगह पड़ी हुई होती है, एक गुहा होती है जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है लुगदी गुहा। पल्प कैविटी का मतलब होता है लुगदी गुहा। कहां होती है ये? ऊपर और नीचे, क्राउन और रूट पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, क्राउन और रूट पार्ट के बीच में होता है। राइट, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी मैम। तो इसी के साथ आपका दांत वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या है, बच्चे का क्या डेंटल फॉर्मूला है, बड़े लोगों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, दांतों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपसे पूछ ले दांत में क्या क्या, दांत के अंदर कौन सा पार्ट है जो इनामेल कहलाता है, कौन सा पार्ट है जो जड़ें कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर दांतों में कीड़ा कैसे लगता है। सुनना ध्यान से। आप ब्रश व्रश नहीं करते हैं, रात को खाना खाया, मुंह में खाना जो है, दांत के बीच में छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे लकीरें होती हैं, लाइंस होती हैं, उनमें जाके खाना फंस जाता है। पूरी रात खाना सड़ गया,
सड़ने से क्या पैदा होते हैं? जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरियाज। और ये बैक्टीरियाज आपकी दांतों की जड़ों में यहां लगते हैं और इन जड़ों को खत्म कर देते हैं। धीरे 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 बैक्टीरिया जो है 5-6 महीने में, 1 साल में इन पूरी जड़ों को कमजोर कर देंगे। अब इसी हिस्से से दांत के ऊपरी हिस्से तक सारा न्यूट्रिशन पहुंच रहा था, भोजन पहुंच रहा था। तब तक आपका दांत सही था। अब जो भोजन यहां पहुंचना था उसको बैक्टीरिया, जर्म्स खा जा रहे हैं यहां पे। तो यहां नहीं पहुंचा भोजन, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा यहां पे। अब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा तो भैया ये जो दांत है ना, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, ये टूट के झड़ के नीचे गिरना शुरू हो जाता है ऐसे। अब ये जर्म्स यहां पे इतने ज्यादा पनप गए हैं कि आपको दर्द महसूस करवाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपके दांत में तो भैया बहुत कीड़ा लगा है। कीड़े का मतलब है जर्म्स, बैक्टीरियाज पनप गए हैं। अब डॉक्टर कहेगा आपके दांत का करना पड़ेगा आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी। अगर ये दांत ठीक होने के लायक है तो डॉक्टर क्या करता है, यहां पर जितना भी बैक्टीरिया पनपा हुआ था, आपको जिस दांत के अंदर लगा हुआ था बैक्टीरियाज, उस हिस्से को नमनेस कर देते हैं, मतलब सूना कर देते हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये मान लो इस दांत में कीड़ा है तो इस हिस्से को सुन कर देंगे यहां से पूरा। अब इसमें से जिसका हुआ होगा वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। अब इसमें पिन मारते हैं, पिन मार मार के जो बैक्टीरिया ने पस बना रखा है, गंदगी है, उस गंदगी को पूरा निकालते हैं। फिर कहते हैं जाओ घर, 2 दिन बाद फिर आना। 2 दिन बाद क्या करता है डॉक्टर, इसकी क्लीनिंग करता है और क्लीनिंग करके इसमें अमलगम भर देता है, मसाला भर देता है और ऊपर ऐसे कैप लगा देता है। इसी ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। और इसका जो खर्चा आता है वो 4-5 हजार रुपए से शुरू हो जाता है एक दांत का बता रही हूं मैं। अब अगर ये दांत बिल्कुल भी ठीक होने की कंडीशन में नहीं है भैया, बहुत ज्यादा जर्म्स ने खत्म ही कर दिया, तो जो बचा हुआ दांत है थोड़ा बहुत, डॉक्टर इसको हटा देता है यहां से और आप कहते हैं नकली दांत लगवा लो भैया, है ना। तो फिर आपको नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, सूरज हो जाएगी केमिस्ट्री की हिंदी में अपलोड, डोंट वेरी, इस संडे तक करवा दे हम। आई बात समझ में? किसी बच्चे का हुआ है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो ऐसे ही होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, बैक्टीरिया पनप जाते हैं इस हिस्से में, वो बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं यहाँ पे, दांतों की जड़ों को खा जाते हैं। दांतों के पास जो खाना होता है वो खुद खा जाते हैं, ऊपरी हिस्से तक पहुंचता नहीं है, अंदर पस भर जाता है दांत के अंदर, आपको दर्द होता है, दांत में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भैया आरसीटी करवा लो, है ना, आरसीटी करवा लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो। अब रूट कैनाल, हाँ जी चंचल बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप इतना, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होगा तो मैंने बता दिया है, ऐसे होगा बेटा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा दांत यहां पे कंप्लीट होता है। मैंने कहा हम माउथ में कितनी चीजें पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे। तो पहली पॉइंट ए पर हमने टीथ आज कंप्लीट कर लिया। टीथ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, इतने ही आते हैं, ठीक है ना। अब सौरभ कह रहे मेरा हुआ था। हाँ जी, जो होता है उसको समझ में आता है, दर्द भी होता है। जैसे ही वो एनेस्थेसिया का मतलब बेहोश करते हैं आपके इस हिस्से को। अब ये एनेस्थेसिया 3-4 घंटे तक तो रहता है, फिर जब हटता है, नहीं मेरा नहीं हुआ लेकिन मुझे पता है ऐसा होता है ना। जब हटता है तो उसके बाद आपको धीरे धीरे बहुत दर्द होता है। खिचड़ी दलिया खाने को बोलता है डॉक्टर, हार्ड फूड तो लेने को भी नहीं बोलता है 2-3 दिन तक, ठीक है। तो हमने टीथ कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे टंग, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज टाइम हो गया है, वैसे भी आज इवनिंग में क्लास ली मैंने आपकी, है ना। अविनाश कुमार, थैंक यू। चंचल आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं बीपीएससी के लिए, ठीक है। बीपीएससी के क्वेश्चंस तो मैं सबसे ज्यादा डिस्कस करती हूँ क्लास में, राइट। अब टंग हम कल पढ़ेंगे, जीभ के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आप टीथ को सब कुछ याद कर लेना। कल वैसे शनिवार है, मैं सैटरडे को क्लास आगे से नहीं लूंगी, लेकिन इस वीक में थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं तो मैं कल क्लास लूंगी। फिर परसों संडे है, परसों 28 तारीख हो जाएगी, फिर मंडे से आपकी छुट्टी रहेगी। 1, 2, 3, 4 तारीख को कोई क्लास नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, बिकॉज सब टीचर्स घर जाएंगे, सब स्टाफ अपना घर जाएगा, होली की छुट्टी रहेगी, ये याद रखना, है ना। मैम मेरी मौसी का हुआ था, ठीक है, मेरा हुआ था मैम, मेरा भी हुआ है। हाँ, आजकल ये जनरल प्रॉब्लम है। आजकल पता पानी इतना गंदा आता है, इतना पोल्यूशन वाला पानी आता है मेट्रो सिटीज में। दिल्ली विल्ली का पानी इतना बेकार है,
कि सबके दांत खराब हो रखे हैं, सब आरसीटी करवाते रहते हैं हर दूसरे दिन आरसीटी होती रहती है, बिकॉज दिल्ली के पानी में पॉल्यूटेंट्स आते हैं और पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपके दांतों की जड़ों को कमजोर करते हैं, है ना। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, कल क्लास होगी, उसके बाद आपकी सीधी 5 दिन के बाद क्लास होगी, होली की छुट्टियां हो जाएंगी शुरू। अब क्या करें भाई, होली पे स्टाफ सारा घर जाएगा, आज से ही जाने लग गया हमारे टीचर्स तो घर पे, तो क्या करें, होली बड़ा बहुत अच्छा फेस्टिवल है, अच्छा फेस्टिवल त्योहार भी मनाने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसे कहते हैं यार बेरोजगार लोगों का त्योहार नहीं होता है। अरे भैया काहे को, 2 दिन त्योहार मनाने में क्या होता है, बाकी दिन पढ़ाई करो अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ त्योहार भी मनाना जरूरी होता है। आपको अपनी जड़ों का पता होना चाहिए, आपको अपनी रिचुअल्स, आपको सारी चीजों का एहसास होना चाहिए, तभी जाकर ओवरऑल आप एक अच्छा इंसान की पर्सनैलिटी आपकी निकल के आती है। मुझे देखा है, मैं मतलब बहुत अच्छे से सारे फेस्टिवल्स बनाती हूँ, होली दिवाली तो मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छे वाले, है ना। इसी के साथ मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग में कंप्लीट कर चुकी हूँ, केदारनाथ, त्रिम्बकेश्वर, गृनेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, 5 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस साल टारगेट है 12 के 12 ज्योतिर्लिंग खत्म कर दूंगी मैं, एकदम दर्शन करके, एकदम महादेव ओम नमः शिवाय करके एकदम सारे। तो ये सारी चीजें जिंदगी में होना जरूरी होती हैं, क्योंकि आप लोग पूरे साल पढ़ते हो, पूरे 6 महीने पढ़ते हो, एक साल में एक बार होली आता है, पूरी साल आप पढ़ते हो, 2 दिन आप अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनको भी रिलैक्स देना जरूरी होता है बेटा। और आप जब थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना चीजों से, तो आपके न्यूरॉन्स रिकवर होते हैं। फिर जब आप वापस आके एनर्जी डालेंगे ना, तो कम एनर्जी डालनी पड़ेगी, जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। तो सारी चीजें जरूरी होती हैं जिंदगी में। मैं ये चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप बेरोजगार है तो त्योहार नहीं मनाइए, काहे को, सब मनाना चाहिए सब कुछ, राइट। चलो, तो अब कल की क्लास में, कल 2 बजे क्लास होगी, आपके बैच की टाइमिंग 2 बजे है। आज मेरा इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा क्लास लेट हो पाई। मैंने कहा ऑफ तो नहीं करेंगे, वैसे ही होली की बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी। अच्छा, कोई बच्चा है जिसने बैच आज कल में ज्वाइन किया है, पिछली सारी क्लासेस होली की छुट्टियों में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, और मेरे साथ बाद में लाइव क्लास में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। ओके मैम, क्लास का टाइम टेबल नहीं आता। अरे किसने कहा क्लास का टाइम टेबल नहीं आता है, दिखाऊं आपको क्लास का टाइम टेबल कहां आता है, ये देखो। अच्छा, तो होली के बाद जब आप आओगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। मैंने नोटिफिकेशन वाला अपडेट डलवा दिया है एप्लीकेशन के अंदर, डोंट वरी। जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। क्लास ऑफ हुई है, ऑफ लिखा हुआ आएगा वहां पे, मैंने ये भी करवा दिया एप्लीकेशन में। अरे धीरे धीरे करवा रहे हैं भैया, टीचर्स लोग हैं, इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि क्लास का टाइमिंग कहाँ आता है। ये देखो टाइम टेबल लिखा हुआ है ना, इस टाइम टेबल के बगल में देखो फिजिक्स, रीजनिंग, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री लिखा हुआ है ना, ये सारा टाइमिंग। कौन कहता नहीं लगाता। देखो बायोलॉजी में 2 से 3:30 डला हुआ है, बिकॉज मेरी 2 बजे ही क्लास होती है ना। अब आगे से क्या होगा, जब क्लास ऑफ होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑफ वाला, आता है बेटा टाइम टेबल। रजत देखो, ये देख लिखो। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन करवा देंगे एप्लीकेशन पे, नेक्स्ट अपडेट में करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल 2 बजे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो। और कल के बाद हम सीधा आपसे 5 दिन बाद मिलेंगे। होली पे कोई मेरी क्लास नहीं होगी, बिकॉज मैं अपना त्योहार मनाऊंगी अच्छे से, फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। और मैं क्या, मतलब इतने सारे स्टाफ वगैरह सब चले जाते हैं यार घर पे, क्लास ही नहीं लगाने वाला होगा तो मैं कहां से क्लास ले लूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।